हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है कि 6 रेज़ टू पावर n कभी भी एंड हो सकता है इसका। लाइक ये नंबर है, इसको अगर एक्सपेंड करें तो कभी भी उसकी लास्ट पे एंड पे 0 आ सकता है फॉर कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। ये हमने चेक करना है। क्लियर? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगी, जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। दैट डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 है कि अगर उसके सबसे एंड वाले डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर लास्ट डिजिट में 0 या 5 हो तो वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल होता है। क्लियर? इसको प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको एक बार बताती हूँ। जैसे सपोज ये जो नंबर हमने लिया है 2360, ये बड़ा नंबर है, देखने में आपको लग रहा है, पर आप सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल होता है नहीं होता। वो कैसे? वो आप इसका लास्ट डिजिट जो है वो देखोगे। क्लियर? लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो ये नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 0 है तो ये डिविजिबल बाय 5 होगा। क्लियर? सो अब ये वाला स्टार्ट करते हैं। चेक हमने 6 रेज़ टू पावर n, अगर इफ 6 रेज़ टू पावर n जो नंबर है अगर वो एंड करता है विद डिजिट 0, अगर वो डिजिट 0 के साथ एंड करता है, इसका मीनिंग है, मैंने अभी आपको बताया, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। देन इट इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होगा। और हमें ये चीज़ पता है, यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल भी लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ एज अकॉर्डिंग टू divisibility rule, of 5, a number is divisible by 5 if its last digit or end digit, if its last digit or end digit is 0 और 5। यही तो बोला है उसने। सो अगर 6 रेज़ टू पावर n 0 से एंड करता है, इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो रहा है। और इसका एक और मतलब है कि अगर 6 रेज़ टू पावर n 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब उसमें कोई 5 फैक्टर होगा। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 की। आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। या सिंपल हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। सो वी विल राइट प्राइम factorization of 6 raised to power n is equal to 2 multiply by 3। 6 को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो इसके फैक्टर्स रेज टू पावर n। सो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे 2 है और 3 है। 5 फैक्टर तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, ना ही इसमें हमने फैक्टराइजेशन में 5 फैक्टर आया था। पर क्वेश्चन में हमने यही देखा ना कि अगर वो 0 से एंड करेगा तो 5 उसका फैक्टर होगा। क्लियर? यहाँ वो 5 से डिवाइड होगा, पर ये चीज़ तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्लियर? सो वी कैन से इट, यहाँ पे इट की जगह पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख सकते हैं। इट does not
contain prime number 5 is prime number na, prime number 5. It does not contain prime number 5. Hence yeah, you can say therefore 6 raised to power n 3 dots यानी कि therefore 6 raised to power n is not divisible by 5. इसका मतलब क्या आ गया कि ये जो 6 रेज टू पावर n है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 जो है वो फैक्टर है ही नहीं। क्लियर? सो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है कि अगर 6 रेज टू पावर n 5 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि 6 रेज टू पावर n कैनॉट एंड विद 0 डिजिट, क्योंकि वो 5 से डिवाइड ही नहीं होता। क्लियर? सो हेंस 6 raised to power n cannot end with digit 0 for any natural number n. सिक्स्थ सम में क्या है? एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये और ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर? बेसिकली हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये और ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर? सो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स, yeah, you can say composite numbers are defined as numbers which has more than one or more other factor than 1 and number itself. This is definition. और इसको इस तरीके से भी बोल रहे हैं, कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 1 और अपने अलावा कोई और भी फैक्टर हो। क्लियर? जैसे कि हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो ये प्राइम से ओपोजिट होता है। प्राइम के एक अपना वाला होता है फैक्टर प्लस एक 1 होता है, इसमें उससे उल्टा है, उससे उल्टा वाला है ये कि इसका एक और फैक्टर होगा उन दोनों फैक्टर्स के अलावा। यही बोल रहा है डेफिनेशन में, हैज़ 1 और मोर अदर फैक्टर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। क्लियर? सो हम फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमें ये है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें प्रोडक्ट शो करना है या ये प्लस साइन हटाना है। वो कैसे हटाएंगे? देखो जी, इसमें और इसमें दोनों में कुछ कॉमन चीज़ है, 13 कॉमन है दोनों में। क्लियर? सो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। 13 इसमें से हमने 13 को ले लिया तो क्या बच गया? 7 मल्टीप्लाई बाय 11, यही रह गया। क्लियर? सो प्लस इससे यहाँ से 13 उठा लिया तो क्या बच गया? 1। क्लियर? सो इट विल बी इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 इज 78। 13 मल्टीप्लाई बाय 78। क्लियर? सो 78 को एक्सपेंड कर लेते हैं। क्लियर? 78 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आ जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर? वो कैसे आएगी वो भी देख लीजिए।
ये रफ वर्क है, क्लियर। 78, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है, इसको खोलना है 78 को, वो ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। इट विल बी 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 1 8 इज़ 18 और 2 9 ज़ा 18, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ये 2 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 13 पे, 13 1 ज़ा 13। सो इस तरीके से ये 3 फैक्टर हैं, 2 × 3 × 13, ये क्लियर। सो इस तरीके से एक्सपैंड कर दिया है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि इसका 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर है। तो क्वेश्चन में अब ये ध्यान से देखना, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 13 अगर हम सोचते कि 13 को एक फैक्टर मान लेते हैं, क्लियर। उसके अलावा 2 और फैक्टर हैं, क्लियर, जो ना कि 1 है और ना ही नंबर इटसेल्फ है, अलग अलग फैक्टर्स आ गए ना। सो डेफिनेशन प्रूव हो गई। कहता था ना, कंपोजिट numbers are defined as numbers which has 1 or more other factors than 1 and number itself, clear। इसी तरीके से different 3 factors आ गए हैं, clear। so this is a composite number, so we will write this is a composite number। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो because it has other factors also, clear। so next second part जो है ये वाला नंबर है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5। इसमें भी अभी इसी तरीके से करेंगे, दोनों में कॉमन देखो 5 5, क्लियर। 5 को कॉमन निकाल लेंगे, 7 × 6 × 1 लिख सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आती है। सो इट विल बी लाइक 1, क्लियर। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी रफ वर्क है, ये जो मैं साइड पे मल्टीप्लाई आपको करके दिखा रही हूँ ये रफ वर्क है। 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 6 + 4 is 10 8 + 1 9 9 + 1 is 10। सो ये वैल्यू आ गई, क्लियर। दिस प्लस दिस इज दिस, क्लियर। सो अब यहाँ पे देखिए दिस इज़ अ प्राइम नंबर, क्लियर। सो इसको फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, सो इसको सिंपली हम इस तरीके से लिख देंगे। सो ये भी एक कंपोजिट नंबर है, बिकॉज यहाँ पे 1 और नंबर इटसेल्फ, अगर हम 5 को नंबर मान लें तो उसके अलावा ये भी फैक्टर आ रहा है। अगर इसको हम नंबर मान लेते हैं तो ये फैक्टर आ रहा है, क्लियर। सो कोई और फैक्टर आ गया ना 1 और नंबर इटसेल्फ के। सो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर, सो वी विल राइट दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। hence proved, या सीधा लिखो because this of this, clear। so this is our 6th sum। 7th sum की स्टेटमेंट देखिए, there is a circular path around a sports field, Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field। कहता है कि there is a circular, एक circular path है एक स्पोर्ट्स फील्ड के राउंड, जिसमें सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं ड्राइव करने में, 1 राउंड, एक राउंड लेने में उसको 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, क्लियर। वही
एक राउंड लेने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कहता है कि सपोज करो, मान लो कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे और सेम ही डायरेक्शन पे जाते हैं। कहता है फाइंड हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है फाइंड करो कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद कि वो मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्लियर? सो यही चीज़ है कि उसको, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं एक राउंड लेने के लिए। और दोनों अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे और सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं तो वो कितने टाइम बाद जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर? सो इसको फाइंड करने का, ये टाइम निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा 18 और 12 का। क्लियर? जो हमारा एलसीएम आएगा 18 एंड 12 का, वही हमारा टाइम होगा कि कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपने आंसर कैसे लिखना है। क्लियर? सो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट, जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है ना, क्लियर, उसी से स्टार्ट करना है। और नाम देने हैं पहले सोनिया एंड रवि, जो दोनों नेम्स दिए हुए हैं उनको लिख लेना, सोनिया एंड रवि स्टार्टेड, यहाँ से स्टार्ट कर देना आपने, स्टार्टेड एट सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। क्लियर? यहाँ तक आपने सेम एज इट इज़ ही लिख देना। फिर आप लिखेंगे दे विल मीट अगेन एट द पॉइंट। हाउ वी फाइंड दिस? विल फाइंड एलसीएम। सो यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके से किया है। सिंस सोनिया एंड रवि स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, सो गो इन सेम डायरेक्शन, सो टाइम taken by them to meet again at starting point will be LCM of 18 and 12। 18 एंड 12 का हमने LCM निकाल लेना है। क्लियर? LCM कैसे निकालेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। क्लियर? सो देखिए 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। सो हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। क्लियर? सो उसी तरीके से हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। कॉमन वाले निकाल लेते हैं पहले। 2 2 3 3। पहले वाले के तो हम एलसीएम, ये तो एचसीएफ फाइंड करने का तरीका है ना, हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू, सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, कॉमन वाले भी पहले वाले में से, 2 × 3 × 3, और सेकंड वाले में से कॉमन रहने देंगे, बाकी सारे लिख लेंगे। कॉमन ये दोनों है ना, इसके अलावा ये बच गया है तो इसको हमने लिख दिया है। क्लियर? 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। सो हमारा इतना टाइम आ गया। सो वी विल राइट टाइम, और इन 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया मीट अगेन। ये क्वेश्चन से ही लाइन उठाइए यहाँ से, इन सीधा लिखो, इन 36 मिनट्स, दे की जगह पे लिख दिया सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। So this was our 7th solution. Thank you so much for watching my video. Please subscribe to my channel, like my videos. Bye bye, मिलते हैं हम next videos में।